अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ में मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा खवली। जो मनाजिर आप देख रहे थे ये वो मनाजिर हैं जहां जामशोरों में सिंध यूनिवर्सिटी का जो तालिब इल्म है वो कल जो ट्रांसपोर्ट बस है सिंध यूनिवर्सिटी की उससे गिरकर जाँ बहक हो गया था। उसकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। जहां जेब सेकेंड ईयर का तालिब इल्म था और यूनिवर्सिटी से घर जा रहा था, ओवरलोडिंग की वजह से ये हादसा पेश आया, ब्रेक लगा और जिसकी वजह से वो गिरकर जाँ बहक हो गया। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है, ये यूनिवर्सिटीज़ की जो बसेज हैं उसका मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा है। अगर हम बात की जाए पंजाब यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर भी पिछले दिनों ये वाकया पेश आया था और स्कूल वैन का एक हादसा हुआ था 2017 में जहाँ 50 बच्चे जख्मी हो गए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी की तालबा बस से गिरकर जाँ बहक हुई। 2013 में एक केस रिपोर्ट हुआ। और अगर मैं कराची यूनिवर्सिटी का जिक्र करूँ तो वहाँ पर रेस लगाती यूनिवर्सिटी बस का हादसा हुआ था जिसमें 19 तालिबात जख्मी हो गई थी और कुछ जो तालिबात और तालिबिन थे वो जाँ बहक भी हुए थे। तो सवाल यह है कि जो ओवरलोडिंग है बसों में यूनिवर्सिटी के अंदर वो बहुत ज्यादा है और ये ट्रांसपोर्ट के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं जिसका हल हमें दिखाई नहीं दे रहा। सबसे पहले हैदराबाद में हमारे नुमाइंदे जामशोर यूनिवर्सिटी को जो रिपोर्ट करते हैं आशिक हुसैन हमारे पास मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। आशिक हुसैन, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए। जानना चाहूंगी कि ये बताइएगा कि वाकया कैसे पेश आया, क्योंकि जिस तरह से यूनिवर्सिटी के जो स्पोक्स पर्सन है वो ये कहते हैं कि ये प्राइवेट बस से गिरकर बच्चा जाँ बहक हुआ है, लेकिन ये मामला तो यूनिवर्सिटी का था और वो जो रूट पे बसेस थी उसमें तमाम बच्चे यूनिवर्सिटी के ही थे। तो ये मामला क्या है आखिरकार, ये यूनिवर्सिटी बस थी या फिर प्राइवेट बस थी? बिल्कुल, जिस तरह अभी आपने कहा कि सिंध यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने कहा है कि ये प्राइवेट बस से गिरकर जहाज़े भराई जो है वो जाँ बहक हुए हैं, लेकिन अगर प्राइवेट बस से गिरकर जाँ बहक हुए हैं तो सिंध यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर नोटिस लेकर जो उनके ट्रांसपोर्ट सेक्शन के इंचार्ज थे हुसैन मक्सी, उन्हें क्यों मुअत्तल किया गया, उन्हें क्यों वहाँ से फिर हटाया गया। माना कि वो एक प्राइवेट बस थी लेकिन सिंध यूनिवर्सिटी से उसका कॉन्ट्रैक्ट था स्टूडेंट्स को लेकर जाने का और सिंध यूनिवर्सिटी की अपनी पॉइंट बसेस भी हैं, लेकिन जब गाड़ियों की कमी होती है तो उसके बाद वो प्राइवेट बसेस भी वहाँ हायर करते हैं और उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और अक्सर व बेशतर वहाँ गाड़ियों की हालत इंतहाई ख़राब है। और ये अफसोसनाक वाक़या जो कल पेश आया वो जहाज़ भराई सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का एक तालिब इल्म था, जो कि अब वहाँ जो इनके इंतज़ामिया के PRO हैं, कल हमने भी उनसे भी बात की थी, नादिर मोगरी, उन्होंने खुद एतराफ़ भी किया था कि यह हादसा ओवरलोडिंग के बायस पेश आया। स्टूडेंट्स जो है वो तादाद से ज़्यादा थे और जो जहाज़ भराई था वो पिछले वाले गेट पर मौजूद था। वो अचानक जब बस को ब्रेक लगा है तो मेहरान यूनिवर्सिटी के करीब जो है वो स्टूडेंट्स नीचे गिरा है और वो सर में। अच्छा आशिक हुसैन, ये बताइएगा क्योंकि सिंध यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी, जामशोर यूनिवर्सिटी तमाम नजदीक है और जो बच्चे आते हैं हैदराबाद से, मीरपुर खास से, टंडोला यार्ड से, दीगर इलाकों से, तो क्या ये एक ही बसेस हैं या इनके अलग अलग पॉइंट्स चलाए जाते हैं जिसमें बच्चे ट्रैवल करते हैं, और ये कितनी बसेस हैं तकरीबन? जी बिल्कुल, तकरीबन 8 से 10 बसें जो हैं वो सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों की हैं और 6 से 7 बसें जो है वो मेहरान यूनिवर्सिटी की हैं, 6 से 8 पॉइंट बसें लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी की हैं और दूर दराज से जो ज़्यादा दूर से लोग आते हैं उनके लिए तो बच्चों के लिए हॉस्टल मौजूद हैं, लेकिन जो हैदराबाद या करीबी अजला जो है टंडोला यार्ड है वहाँ से पॉइंट बसें जो हैं स्टूडेंट्स को लेकर जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिंध यूनिवर्सिटी में एक पहले भी दरख्वास्त वाक़या पेश आया 1 जनवरी को, नायला रिन का जो आपने सुना होगा, उसके बाद ये हुआ कि जो वाइस चांसलर थे सिद्दीक कलोड़ो उन्हें हटा दिया गया। अब कल जो वाक़या पेश आया उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट इंचार्ज को हटाया गया और रजिस्ट्रार को तब्दील कर दिया गया। अब ये जो कौम के मेहमान हैं हमारे, जो वहाँ तालीम हासिल करने जाते हैं और उनसे भारी भरकम वहाँ फ़ीस भी वसूल की जाती है। सेमेस्टर में आप देखें जो फ़ीस वसूल की जाती है उसमें ट्रांसपोर्ट के चार्जेस होते हैं, इसके अलावा जो कॉन्वोकेशन होता है उसमें अलग चार्जेस होते हैं। बच्चों से भी फीसें ली जाती हैं, बच्चों से किराया भी लिया जाता है, मुफ्त उन्हें ट्रैवल नहीं करवाया जाता। आप साथ रहिएगा, साथ साथ हमें एहसन चांडियो भी स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, उनसे भी बात करते हैं। एहसन चांडियो, बहुत शुक्रिया, आप कराची यूनिवर्सिटी चक्कर लगाते रहते हैं यकीनन, और आप बारहा रिपोर्ट भी करते रहे हैं, पॉइंट्स के ऊपर स्टोरीज आपने की हैं। यूनिवर्सिटी बसेज हैं जिन्हें कराची यूनिवर्सिटी की बसेस को पॉइंट्स कहा जाता है। तो ये बताइएगा, एक तो कितने पॉइंट्स अभी कितने रूट्स पर चल रहे हैं और वहां पर भी ये हादसा पेश आ चुके हैं, कितने विजुअल्स हमने देखे हैं जिसमें बच्चियां सवार होकर जाते हैं, अगर मैं कहूँ कि लटक कर जाते हैं दरवाजे के ऊपर तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो एक तो ये बताइएगा मसाइल क्या है और फिर यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस पर क्या कहती है, कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है। साथ साथ प्रोड्यूसर से मैं कहूंगी कि नासिर शाह साहब से भी रब्ता करें और हमसे कुछ देर बाद हम KU के स्पोक्स पर्सन जो है उनका शॉट भी सुनाएंगे, लेकिन पहले एहसन से जवाब लेना चाहूंगी मैं। एहसन, बताइए।
जी बिल्कुल, देखें रमशा ऐसा ही है जैसा आपने कहा। अगर हम बात करें कराची की तो चार जामियात हैं, एक ही सड़क पे जो है ये 12 किलोमीटर की सड़क है जहाँ पे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है, जामिया कराची है, दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज है और एनईडी यूनिवर्सिटी है। इनको मिला के अगर हम बात करें तो 1 लाख से जायद तलबा हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद होती है। अगर हम बात करें सिर्फ जामिया कराची की तो इसमें जो है 40,000 से जायद तलबा हैं और उनके अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखें तो कहने को तो 28 हमारे पास जामिया कराची के पास जो है वो पॉइंट्स हैं, लेकिन सिर्फ इस्तेमाल में कितनी है वो है सिर्फ 4। तो 4 जो है वो 40,000 तलबा के लिए नाकाफी हैं बिल्कुल। तो इस वजह से जो है तलबा को टाइम पे यूनिवर्सिटी भी पहुंचना होता है और वापस घर भी जाना होता है। तो वो कोशिश करते हैं कि उसी बस में जो है बस के भर के बैठे लटकना पड़ता है उनको, क्योंकि टाइम पे उनको घर भी पहुंचना होता है, यूनिवर्सिटी पहुंचना होता है। अगर उनको जगह नहीं मिलती तो वो बस के ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद जो है इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी इंतजामिया से तो वो ये कहते हैं कि उनका फंड्स का रोना होता है, जो गुज़िश्ता 10 सालों से वो कहते हैं कि हुकूमत सिंध की जानिब से जो है उनको फंड नहीं दिए जाते। आपने गुफ्तगू की थी केयू के स्पोक्स पर्सन से नादिर अली मुगैरी साहब, और जिस तरह से आज में अपडेट करे थे उन्होंने गुफ्तगू की थी, जिसके बाद रजिस्ट्रार को मुअत्तल कर दिया सिंध यूनिवर्सिटी में। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार उनके क्या मसाइल हैं वो भी जानते हैं, उन्होंने क्या गुफ्तगू की, पहले आइए वो सुनते हैं, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कुछ ये कि कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो टंडो अलियार से या दूर दराज इलाकों से आते हैं तो वो अपनी मदद आपके तहत पॉइंट का इंतजाम करते हैं। और टंडो अलियार से इस वक्त 5 पॉइंटें डेली बेसिस पर हमारे पास आती हैं, लेकिन प्राइवेट बसेज हैं, वो यूनिवर्सिटी की नहीं है और लड़के खुद पे करते हैं। 100 रुपये उनको देते हैं आउटबैक के। तो इस तरह एक बस जो है प्राइवेट वो हैदराबाद से पहले ख़राब हो गई, जिसके बाद जो दूसरी आ रही थी तो बच्चे उसमें बैठ गए, लेकिन 2 बच्चे रह भी गए। अब वो ओवर क्राउडेड थी बस, और बस में तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 80 से 90 जो लड़कों ने बताया है वो लड़के वहाँ पर थे और दरवाज़ा बंद भी नहीं था। फिर जैसे ही गाड़ी मेहरान यूनिवर्सिटी के गेट पर आई तो वहाँ गाड़ी रुकी, क्योंकि एक बच्चा वहाँ उतरा मेहरान का था तो वो उतर के चला गया। अब बस वहाँ से जैसे ही चली तो चलते ही दरवाज़ा बंद नहीं था और जो क्लीनर था बस का, जो कंडक्टर था, वो ड्राइवर के साथ बैठा था। हालांकि होना ये चाहिए था कि वो कंडक्टर जो है उसको दरवाजे पे होना चाहिए था और दरवाज़ा प्रॉपर्ली बंद करना था। तो बंद न होने की वजह से जैसे ही गाड़ी को, क्योंकि आपको पता है ना, वो स्पीड को कम करने के लिए थोड़े से नादिर अली मुगैरी जो के स्पोक्स पर्सन हैं केयू के, वो कह रहे थे कि दरवाजा बंद नहीं था, ड्राइवर की जिम्मेदारी थी और बहुत सारी चीजें कि उन्हें फंड्स नहीं मिलते। नासिर शाह साहब जो कि सूबाई वजीर सिंध बराए ट्रांसपोर्ट ने, उनसे बात करते हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नासिर शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। अब से कुछ ही देर पहले, कुछ ही लम्हे पर 24 न्यूज की स्क्रीन पर हमने एक ब्रेकिंग देखी और हम ये बातचीत कर रहे हैं कि जो बसेज है, यूनिवर्सिटी बसेज, उनका जो हाल है। सिंध यूनिवर्सिटी का हादसा हुआ, अभी गुलशन इकबाल में एक और हादसा हुआ। एक तो सड़क टूटी हुई थी, बस तेज रफ्तारी से जा रही थी, ओवर क्राउडेड थी, जिसमें अभी 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, 11 अफराद जख्मी हो गए, हमारे नुमाइंदे ने हमें अभी रिपोर्ट किया। तो ये जो सूरत हाल है कराची में ट्रांसपोर्ट की, सिंध के अंदर खुसूसी तौर पर बात की जाए तो इंतहाई तशवीशनाक है। खास तौर पर मामला जो है वो बसेस के ओवर क्राउडेड होने का है। तो क्या वजह है कि हुकूमत इस पर खामोश दिखाई दे रही, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? इतने वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं पैदर पे। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है आज का, और की हम मजम्मत भी करते हैं और सीएम साहब ने भी उसका नोटिस लिया है। वो ड्राइवर की गिरफ्तारी के अहकाम भी दिए हैं और उन मालकान के खिलाफ भी एक्शन होगा जो इस तरह के अनट्रेन्ड ड्राइवर्स को ये अपनी गाड़ियां दे देते हैं, जिनसे इस तरह के हादसा रूनुमा होते हैं। हुआ जैसे आपने एक बात की कि कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा, तो ये वहीं पे ही हुआ है जहाँ पे तरक्याती काम हो रहे थे और डाइवर्जन दी गई थी, लेकिन वो क्योंकि तेज रफ्तारी से में था और जाहिर है ना तजुर्बेकार था, इस वजह से ये हादसा पेश आया। नासिर शाह साहब देखिए, जो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है उसमें भी ये वाकयात पेश आ रहे हैं। वो तो ट्रेंड और ड्राइवर जो उनके मौजूद होंगे, यकीनन जो कंडक्टर्स भी होते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि तलबा को तहफ़्फ़ुज़ दें। ओवर क्राउडिंग का बड़ा मामला है। हम अगर कराची यूनिवर्सिटी की बसेस देखें तो उसमें जो इस तरह से खास तौर पर बच्चियां सवार होकर जाती हैं दरवाजों पर, तो वो सही है, वजह है इसके लिए अभी तक इंतजाम में कई साल हो गए, लेकिन ट्रैवलिंग बच्चों की आज तक ऐसे ही हो रही है। देखें, ये बिल्कुल बेहतर होना चाहिए सिस्टम को, और ख़ास तौर पे जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे इस तरह की सर्विसेज को गवर्नमेंट को भी देनी चाहिए। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ के पास भी सफिशिएंट फंड्स होते हैं, तो इनकी पॉइंट्स अलहदा चलती हैं ये हर जगह पे। लेकिन हम लोग जो नया सिस्टम अभी कराची में या सिंध के दूसरे बड़े शहरों में शुरू कर रहे हैं, बीआरटी का और मास ट्रांजिट सिस्टम के तहत, उसके बाद इसमें काफी सहूलियात इन लोगों के लिए होंगी। लेकिन यूनिवर्सिटीज की जो आप बात कर रही हैं तो उनके पास ऑलरेडी सफिशिएंट फंड होते हैं
और हमेशा शुरू से पॉइंट। अच्छा नासिर शाह हमारे साथ रहेगा, एहसन चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एजुकेशन बीट करते हैं, इस मामले पर रिपोर्ट करते रहे हैं। एहसन बताइएगा, यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से तो ये कहा गया कि हमें माकूल फंड्स नहीं मिलते, हमें उस तरह से बसेस नहीं मिलती, जबकि आपने भी बताया कि सिर्फ 4 बसेज हैं जो कि रूट्स पर ट्रैवल कर रही हैं। तो क्या मामला है ये? नासिर साहब कह रहे हैं इनके पास भी फंड्स होते, तो फंड्स आखिर कहाँ जा रहे हैं फिर? जी बिल्कुल, देखिए जामिया कराची की इंतजामिया से जब बात होती है हमारी, तो उनका यही कहना है, गुज़िश्ता 3 साल से वो यही रोना रो रहे हैं जामिया कराची की इंतजामिया कि वो खसारे में जा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ट्रांसपोर्ट उनको बेहतर निज़ाम से चलानी है, 40,000 तुलबा हैं, जामिया कराची सिंध की सबसे बड़ी जामिया है, तो उनको सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए 3 करोड़ जो है वो सालाना देना पड़ेगा, जिससे वो बेहतर वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चला सकते हैं। क्योंकि 28 पॉइंट्स हैं जामिया कराची के पास, जबकि सिर्फ 4 वो उनके यूज में है, सिर्फ 4 उनकी ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं। मेंटेनेंस की वजह से जो है वो दीगर बसेस वहां पे खराब खड़ी हुई हैं, और उनका ये भी कहना है कि उनके पास फ्यूल की इतनी रकम नहीं है कि वो पॉइंट्स को चला सके। तो नासिर शाह साहब, अब ये मामला हल कैसे होगा? क्योंकि जैसे एहसन बता रहे हैं सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है उसमें वो भी हादसा का शिकार हो रही है, और जितना बड़ा शहर है कराची उसमें जितनी बड़ी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है उसकी कमी दिखाई दे रही है। तो फिर अब अमली इकदाम क्या होने चाहिए और आप लोग क्या कर सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए? काइंडली बताइए। जी देखिए, मैं इसको आपको जवाब दूंगा 2 उसमें हिस्सों में। एक तो बिल्कुल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उसको बेहतर सिस्टम लाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट देनी चाहिए, जिसपे हमारा काम हो रहा है। KCR और मुख्तलिफ BRT लाइंस जो हैं उन पे काम हो रहा है, और उनमें जाहिर है ये काम कब तक मुकम्मल होगा नासिर साहब? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इनमें 2 साल तक लगेंगे। तो इस वजह से फौरी तौर पर हम लोग सिटी बस सर्विस शुरू कर रहे हैं शहरों में, जो जिससे स्टूडेंट भी मुस्तफीद होंगे और जो दूसरे हमारे शहरी हैं वो भी। लेकिन यूनिवर्सिटीज की इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। आप देख लें, इनके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं और फाइन चलाना ये सारी इनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, लेकिन हम लोग जरूर इनको सपोर्ट करेंगे, और अगर कहीं पे वाकई भी फंड्स की कमी है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आज के बाद ये वाकयात पेश नहीं आएंगे, लेकिन बारहा ये बातें की जाती रही हैं। तकरीबन कई साल से यूनिवर्सिटी की बसेस का मामला है जो कि ऐसे ही है, बच्चे ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं और हादसा का शिकार भी हो रहे हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से अभी कह रहे हैं कि मामले को हल करने की कोशिश करेंगे और सिटी बस सर्विस भी चलाई जाएगी, उम्मीद है कि वो चलाई जाए। खबर के साथ में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो PSL का सीजन 2 शुरू हो रहा है, उस पर भी बात होगी। तमाम रिपोर्टर्स का और तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। PSL 2 पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात करेंगे PSL का सीजन 2 जिसका आगाज होने जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि 26 खिलाड़ी बाहर मुल्क से भी आए हैं, तशरीफ लाए हैं, जो कि PSL के सीजन 2 का हिस्सा होंगे, और जो गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ साथ मुल्की खिलाड़ी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि एक रेवेन्यू जनरेट होता है, नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है, परफॉर्मेंस का मौका मिलता है, और साथ साथ जो पाकिस्तान भर में क्रिकेट के शायकीन हैं उनका जोश भी दुबाला हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें लोग क्रिकेट को देखना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं और ज़ौक़ शौक से देखते हैं। इसी पर बात करते हैं कि PSL का सीजन 2 शायकीन के लिए कितना अच्छा है, क्रिकेटर्स के लिए कितना अच्छा है, इस पर बात करते हैं। सरफराज नवाज साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप PSL के सीजन 2 को कैसे देख रहे हैं, साथ साथ इसके फवाइद क्या होंगे, और जो लोग हैं उन्हें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, और IPL का बड़ा जिक्र होता है, तो इन कंपैरिजन विद IPL आप PSL को कहां रेट करते हैं? देखें, PSL जो लास्ट ईयर हुई है उसमें तो पाकिस्तान ने कोई खातर प्लेयर नहीं निकाले। कोई भी एक प्लेयर अगर हम देखें रेगुलर पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बन सके। हो सकता है पहला साल था इसलिए ये चीज़ चली हो, लेकिन अब ये दूसरा साल है, इसमें हो सकता है बेहतरी नज़र आए। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि कानून होना चाहिए था PCB का। ये रोज़ाना कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी कैप्टन की ग्रूमिंग नहीं हुई, पाकिस्तान की टेस्ट टीम ODI या T20 के लिए, तो उसके लिए इनको इकदाम करने चाहिए थे। एक असूल बनाते कि तमाम टीमों के कैप्टन, 5 जो टीमें हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर होंगे फ्यूचर के, जो ये सोच रहे हैं कि ये अच्छे प्लेयर टीम में रहेंगे, तो उनको कैप्टन होना चाहिए था, ताकि एक ग्रूमिंग होती और मुख्तलिफ टीमों के जो प्लेयर मुख्तलिफ मुल्कों के आके खेल रहे हैं उनको हैंडल करने से भी बड़ी ग्रूमिंग होती है और बड़ी अचीवमेंट
आदमी फील कर सकता है। एक तो ये बेहतरी के लिए करना चाहिए था। दूसरा, इन्होंने जो ज्यादातर प्लेयर देखने में आए हैं वो ओल्ड प्लेयर हैं। ओल्ड प्लेयर का मतलब है जो रिटायर्ड हुए हैं, दे आर नॉट सम प्लेयर, दे आर नॉट इन देयर नेशनल टीम, तो वो पैसे के लालच में आए हैं। और अब आप देखें, पैसा का जहां लालच होगा उसमें मुल्क इन्वॉल्व नहीं होता। आप यू आर मेकिंग मनी, तो वो नहीं डालते जो डालनी चाहिए। लेकिन सरफराज साहब, पैसों के बगैर अगर खिलाड़ियों को पैसे नहीं दिए जाएंगे तो भी उनको अट्रैक्शन नहीं होगी, वो खेलने के लिए भी नहीं आएंगे। मोहसिन हसन खान साहब ने भी ज्वाइन किया, उनका भी वर्जन लेते हैं, वो क्या राय रखते हैं इस पर। मोहसिन साहब, आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आप कैसे देख रहे हैं PSL के सीजन 2 को? और जैसे कि सरफराज साहब ने बात की कि कप्तान पांचों टीमों के वो पाकिस्तानी होने चाहिए थे ताकि आपके अपने प्लेयर्स की ग्रूमिंग होती, नए प्लेयर्स इन्वॉल्व होने चाहिए थे, तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए सरफराज नवाज ने बिल्कुल ठीक कहा, कप्तान आपका होना चाहिए था, आपके यंग प्लेयर्स। इसी तरह दूसरी टीम इंडिया हुई, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश यही करते हैं कि अपने एक तो कप्तान को ग्रूम करते हैं और अपने यंग प्लेयर्स को ग्रूम करते हैं। इसका फायदा जो हम बिल्कुल नहीं उठाते। लेकिन मैं यहाँ एक बात रमशा बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि आई एम टोटली अगेंस्ट PSL। अभी आपकी पैथेटिक परफॉर्मेंस हुई है पाकिस्तान टीम की, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में, उससे पहले UAE में भी हार गए। आप सब कुछ छुपाने के लिए PSL के ऊपर आपने ये गुल्ली डंडा क्रिकेट जो आप शुरू कर दिया आपने, कि पैसे बनाने के चक्कर में कुछ लोग क्रिकेट बोर्ड में आ गए हैं, वो अपना ये कर रहे हैं, सारी वो परफॉर्मेंस भूल गए जो बुरी तरह हमें न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में डिफीट्स हुई हैं, एम्बैरेसिंग। लेकिन मोहसिन साहब, IPL के आने के बाद इंडिया में भी क्रिकेट में बेहतरी आई, कई नए प्लेयर्स प्रोड्यूस हुए। अगर 10 साल हो गए IPL को स्टैंड करती है अब एक वो जगह पर, तो PSL का भी बड़ा स्टार्ट है। पाकिस्तान में भी PSL के थ्रू क्या नए प्लेयर्स नहीं आएंगे? अब क्रिकेट को प्रमोशन नहीं मिलेगी PSL के थ्रू? देखिए ठीक है, आपने सही कहा, इंडिया की टीम तो पहले से भी स्टैब्लिश थी। एक बात ये तो ये कह दूं। दूसरी बात ये कि ये आप इसको PSL मत कहें, आप इसको DSL कहें। ये दुबई सुपर लीग है, ये पाकिस्तान में नहीं हो रही। अगर मैं होता तो मैं इसको पाकिस्तान में करवाता, भला मुझे 6 महीने और वेट करना पड़ जाता, 1 साल की। अगर मैं हालात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहे हैं और बेहतर होते, और अगर सिर्फ लाहौर में भी कराना पड़ता तो मैं PSL पूरी पाकिस्तान में कराता है। लॉलीपॉप दे दिया हमारी मासूम कौम को कि फाइनल हम यह कराएंगे। क्या तीर मारेंगे आप फाइनल कराएंगे? वो भी आप करा लें। जब आप 20 मैच दुबई में करा रहे हैं तो वो भी करा लें। और आप देखिए एक बात, पिछले PSL से एक लड़का थोड़ा सा उभरा था, नया लड़का, वो नवाज, जो कि रेगुलर टेस्ट की टीम भी नहीं मेंबर बन सका। तो आपका कंसंट्रेशन इस पे नहीं है। मैं माफी के साथ कहूंगा, आप भी जानती हैं, सरफराज नवाज जानते हैं कि क्रिकेट बोर्ड में कुछ लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, क्रिकेट को फरोग देना तो यानी मोहसिन साहब हमारे साथ लाइन पर रह गए, ब्रेक लेना है। ब्रेक लेके जब वापस आएंगे फराज साहब से जानने की कोशिश करूंगी, जैसे कि मोहसिन साहब ये बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान सुपर लीग को पाकिस्तान सुपर लीग में ही पाकिस्तान के अंदर ही होना चाहिए था। हालात 1 साल इंतजार कर लेते, बेहतर हो जाते। तो क्या सरफराज साहब इस बात से अग्री करते हैं? इसका जवाब लेंगे सरफराज साहब से राइट आफ्टर दिस ब्रेक। मोहसिन साहब भी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिए। बजेगी और खेल जमेगा। आज से जिस खेल का आगाज होने जा रहा है हम भी उसी पर गुफ्तगू करें। सरफराज साहब, जाने से पहले जैसे मोहसिन साहब ने बात कही कि PSL का सीजन 2 पाकिस्तान के होना चाहिए था और पाकिस्तान में ये इस लीग को होना चाहिए था, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर ठीक है, अगर इस दफा फाइनल होता है तो अगले साल PSL भी हो सकती है, पाकिस्तान में हालात ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। लेकिन एक चीज है कि क्रिकेट लोग पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो उस चीज को चलते रहना चाहिए, ना कि हम उस पर तनकीद करें। आपकी क्या राय है सरफराज साहब? नहीं देखें, क्रिकेट तो ये जारी बात है कि पाकिस्तानी लोग देखना चाहते हैं ग्राउंडों में जाकर। जैसे T20 हम देखते हैं, अराउंड द वर्ल्ड स्टेडियम भरे हुए हैं, और पाकिस्तान में भी लोग चाहते हैं कि ग्राउंड में फिजिकली जाके बच्चों के साथ एंटरटेनमेंट देखें। और T20 जो 3-4 घंटे में मैच ख़त्म हो जाता है, वहाँ से एंटरटेन होके आए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई आउटलेट नहीं है बच्चों को लेकर जाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये एक अच्छा, मैं कहूँगा, चीज़ होती अगर पाकिस्तान में, जैसे मोहसिन ने कहा, ये PSL पाकिस्तान में होती। ये उन्होंने ठीक कहा कि DSL है दुबई में। और आप देखें कि जिस क्रिकेट बोर्ड में पैसा कमाना मोटिव हो, उसमें आप देखें इस क्रिकेट बोर्ड में, मैं आपको बता दूं
कि क्रिमिनल जो जेल काट के आए हैं, बोर्ड में हैं, टीम में हैं, उसके बाद फिर करप्ट लोग जिनके FIA इंक्वायरी कर रहा है क्रिकेट बोर्ड की, वो लोग मौजूद हैं। उसके बाद फिर जुआ माफिया, गैम्बलर और मलक यूम साहब जस्टिस साहब के सजा याफ्ता, लेकिन ये ही क्रिकेट बोर्ड है ना जिसने PSL के लिए स्टैंड लिया है। मोहसिन साहब से मैं जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन आने से पहले जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे थे PSL सीजन 2 के, सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, जिस तरह से सरफराज साहब भी ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में PSL होनी चाहिए थी, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ही ये एफर्ट्स है जो आज PSL हो रही है, क्रिकेट में बेहतरी भी आ रही है, साथ साथ टाइम लगता है। IPL को भी देखे ना, कितने बरस लगे, आज वो IPL स्टैंड करती है, तो पाकिस्तान को भी एक मौका तो मिलना चाहिए। देखिए रमशा, मैं आपसे एक बात बड़े क्लियर देखिए, पहली बात तो आपने ये सुना होगा कि PSL को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अलहदा कर दिया, और अलहदा करने की वजह यह है कि वो अपने जो कह रहा हूं मैं, सॉरी टू से मुझे कहना पड़ रहा है कि अपने अवाम को बताऊं कि जो उन्होंने उल्टे सीधे तरीके से पैसा बनाना है उसका PCB में हमारा ऑडिट ना हो। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए क्या PCB बैंकरप्ट है कि जो मजबूरी में आप दुबई में PSL करा रहे हैं? अगर बैंकरप्ट होती तो मुझे समझ में होता, आप टिम्बकटू में भी करवा लेते, क्योंकि भाई हाँ ठीक है PCB को पैसे की, कोई PCB को बैंकरप्सी नहीं है। नंबर 2, आपको पता है इसमें जितने फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे हैं या तो वो रिटायर्ड हैं या वो अपनी टीम से निकाले हुए हैं, तो आपको क्या अट्रैक्शन है? आप सिर्फ बाहर के प्लेयर्स को बुला के उनको ये शो कर रहे हैं पाकिस्तान की। वही तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया। लेकिन सवाल ये भी तो मोहसिन साहब, क्या हर प्लेयर पाकिस्तान की लीग में खेलने के लिए तैयार है? और वो जितने पैसे मांगते हैं, फिर IPL ने क्योंकि एक स्टैंडर्ड रेस कर दिया है, तो क्या आप उतने पैसे आप उनको दे सकते हैं, लाखों डॉलर हर प्लेयर अगर आपसे डिमांड करता है? नहीं, अगर आप उसको, बिलीव मी नॉट, जो पैसों पे आप उनको यहाँ दुबई लेके आए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये पैसे आप उनको ऑफर करें तो वो पाकिस्तान में आके 100% खेलें। इसलिए कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी सिक्योरिटी एजेंसी सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं तो जबरदस्त करते हैं। लेकिन सरफराज साहब, लेकिन मोहसिन साहब, सरफराज साहब से मैं जानूंगी, देखिए वेस्ट इंडीज की टीम की जब सीरीज होनी थी और पाकिस्तान आना था, तो वेस्ट इंडीज टीम ने मना कर दिया था और वो नहीं आए पाकिस्तान। तो एक ये भी तो फैक्टर है ना, पाकिस्तान आके लोग खेलना नहीं चाह रहे हैं अभी, तो कैसे आएंगे बाहर के प्लेयर्स? नहीं, देखें जितनी देर तक इंडिया से इख्तलाफात चलते रहेंगे तो यही होगा। अब रिसेंटली जो बिग 3 को डिसबैन किया है, अब आप देखें जायद क्लार्क को बरतानिया की पार्लियामेंट ने बुलाया, उनको बुला के पूछा कि आपने ये रिस्ट्रिक्ट क्यों किया है, 3 जो कर दिए हैं बिग 3, और जायद क्लार्क को अच्छा भला ग्रिल किया है और जायद क्लार्क ने माफी मांगी है कि आइंदा हम ये काम नहीं करेंगे। तो नजम सेठी ने इंडिया की गोद में बैठ के साइन करके आया, हालांकि ज़कात शरीफ कह रहे थे कि नहीं हम बिग 3 में नहीं जाएंगे और हम स्टैंड लेंगे। अब वेस्ट इंडीज़ भी जो इंडिया के इन्फ्लुएंस में है, उन्होंने मना कर दिया कि आपने नहीं आना। हमारा एक तो होमवर्क नहीं होता, उसके बाद इंटरनेशनली हमारी रिलेशनशिप नहीं है, ये सारी चीज़ें इंडिया बहुत ज़्यादा करता है। और इंडिया जिस तरह सुपर ह्यूमन बना हुआ है अब मोहसिन साहब, एक इन्फ्लुएंस जैसे कि सरफराज साहब कह रहे हैं कि बिग 3 का भी है, इंडिया का भी है, वेस्ट इंडीज की टीम भी पाकिस्तान नहीं आई, तो कैसे दूसरे प्लेयर्स पाकिस्तान आने को राजी हो जाएंगे? एक ये भी वजह है दुबई में PSL कराने की, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बड़े मुश्किलात का सामना होता है पाकिस्तान में। तो फिर देखिए ना, एक तो सरफराज ने बिग 3 की बात बहुत सही कही कि बिग 3 का लॉलीपॉप आपको दिया, और हम यकीन कीजिए सरफराज हुए, मैं हुआ, और हम लोग 4-5 क्रिकेटर्स और ज़कात शरीफ साहब और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड इतना खिलाफ थे कि बिग 3 को मत ज्वाइन करो, ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं कि बिग 4 बना देंगे आपको, और वही हुआ। तो देखिए सबसे बड़ी बात है रमशा, मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ, जब तक आप अपनी इज्जत खुद नहीं करवाएंगे दूसरे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। जब तक आप भीख मांगने के लिए हाथ फैलाए रखेंगे तो वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। डिग्निटी, अपने ऑनर, बिकॉज ये 20 करोड़ आवाम का सवाल है कि 8-10 हज़ार लोग हैं ना जिन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए पाकिस्तान का नाम खराब किया है। बिलीव मी नॉट, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनसे हमें निजात मिले कि 20 करोड़ आवाम की जो इज्जत है वो ये लोग बर्बाद ना करें, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या कोई भी हो। और मैं रमशा एक बात और जरूर कहता जाऊं कि यकीन कीजिए कि अगर ये PCB
ऑर्डर में होती, पीसीबी वेल ऑर्गेनाइज होती, सही लोग सही जगह पे होते, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ऊपर जाती तो नजर अब आती। पीएसएल तो हो रही है, आप कह रहे हैं होनी चाहिए थी, तो अब आपको क्या फर्दर सजेशंस लगते हैं जिसके जरिए बेहतर हो सकती है और पाकिस्तान के अंदर हो सकती है? आप कुछ सजेस्ट कीजिए बोर्ड को भी। मैं तो आपसे सीधी सी बात ये कहूँ कि जहाँ मैंने इतना वेट किया है, मैं 6 महीने 1 साल और वेट कर देता, और हमारी जब सिक्योरिटी देती है हमारे रेंजर्स या हमारी फौज तो जबरदस्त देती है। आप चलिए एक शहर में करा लीजिए पीएसएल, मैं कहता हूँ, पहली बात तो मैं एग्री करता हूँ। लेकिन एक बात और, अभी आप मुझे बताइए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का जो डिजास्टर टूर हुआ है, उसकी कोई बात ही नहीं है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी से पूछ नहीं है कि आपने 20 करोड़ आवाम की टीम को क्या किया। ये जो पीएसएल में टीमें खेल रही हैं, ये 20 करोड़ आवाम की टीमें नहीं है, हमारी पाकिस्तान की टीम 20 करोड़ आवाम की टीम है, इसकी मुझे फिक्र है। सही, लेकिन जो लोग उसमें खेल रहे हैं वो भी तो पाकिस्तानी आवाम के पसंदीदा प्लेयर्स हैं। सरफराज साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे से बेहतर बनाया जा सकता है? और अगर फाइनल के लिए प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी की जा सकती है, और जिस तरह से मोहसिन साहब कह रहे हैं कि फौज लगाते, आप दीगर फोर्सेस की मदद लेते और करवा लेते पाकिस्तान में पीएसएल, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि अब क्या होना चाहिए, क्या बेहतरी आ सकती है फाइनल नोट पर? देखें, फाइनल के लिए तो वो कुछ प्लेयरों ने मना कर दिया है जो ऑलरेडी टीम में है, जैसे इयन मॉर्गन है इंग्लैंड का, उसने कहा मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। उसके बाद जो इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान कोई प्लेयर ना जाए, तो ख़तरा है। तो ये सारी चीज़ें जो सामने नज़र आ रही हैं, तो ये कर क्या रहे हैं कि ये हम प्रेसिडेंट लेवल पे सिक्योरिटी देंगे, दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान में डेंजरस मामला था, इसलिए हम फुल सिक्योरिटी देंगे। भाई आप क्रिकेट करवाएं खुले माहौल में, जहाँ पे हर आदमी जाए, होटल में ठहर रहा है, कोई बाहर निकलना है, वो भी अपना ऐसे कर्फ्यू में बैठा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें जो देखेंगे आप, तो फ्यूचर में कौन टीम आपके पास आएगी, वो कहेगी कि आप तो इस तरह की बड़ी सिक्योरिटी दे रहे हैं, और उस वजह से तो हम ऐसे सिक्योरिटी का वादा करते हैं, तब भी बाहर से प्लेयर्स नहीं आने को तैयार, आईसीसी नहीं भेजने को तैयार। मोहसिन साहब, तो कहां से प्लेयर्स आते हैं? आप पाकिस्तान में करा लेते पीएसएल तो। नहीं, देखिए मैं एक बात आपसे और कहूं कि अगर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट रोज बरोज नीचे जाती जा रही है, इसलिए कि हम तवज्जो नहीं दे रहे उसके ऊपर। बिलीव मी नॉट, ये जो करोड़ों डॉलर्स आप दे रहे हैं ये बाहर के फालतू प्लेयर्स को, अगर ये अपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बड़े-बड़े नाम है मोहसिन साहब, हमारी हम बहुत ऊपर जाएंगे। ठीक, डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर बनाने की जरूरत है। जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं पीएसएल में, वो भी तो एक सिंबॉलिक है, लोगों के पसंदीदा है, लोग उन्हें देखना चाहते हैं, तभी तो लोग उन्हें इनवाइट करते हैं और खरीदते हैं बड़ी बड़ी टीम्स उन्हें। उनको दुबई में लोग बैठे देख रहे हैं, अब टेलीविजन पे आप ऑस्ट्रेलिया से भी मैच देख लेते हैं, साउथ अफ्रीका से भी, यहाँ तो पाकिस्तानी जो आवाम भूखी है ग्राउंड पे जाने की, वो तो टीवी पे देख रहे हैं। बिल्कुल, दुबई के लोग मैच देख रहे हैं, पाकिस्तानी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब ने हमें वक्त दिया, सरफराज नवाज साहब ने वक्त दिया। ये कहना था कि पाकिस्तान जो प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग है, उसे पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, ताकि जो लोग हैं, शायकीन हैं, वो जाकर बराह रास्त मैचेस एंजॉय कर सकते थे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता था, और बाहर के प्लेयर्स को कन्विंस किया जाए और अपना होमवर्क स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि जो पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली है उसको फरोग मिले। साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट पर काम करने की जरूरत है, ये कहना था हमारे एनालिस्ट का। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी खबर के साथ में, नई खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।